Hi and welcome to the Calculus and Trigonometric course chapter 5 लास्ट सेशन है 5.8 हाइपरबॉलिक फंक्शंस का, जो कि इस सेशन पे हम जान सकेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हाइपरबॉलिक फंक्शंस को क्यों हम अभी तक एक जैसे फंक्शन समझ रहे थे और उसमें क्या अंतर है या फ़र्क है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो यूडेमी पर इस वक्त एक कोर्स लाइव मौजूद है जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन एनी फर्म एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एनालिस्ट। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेयर कि जब हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से क्रिएट होते थे। तो एज वी नो कि इस वक्त इस इमेज पे राइट साइड जो इमेज है वो यूनिट सर्कल की है, ठीक है, यूनिट सर्कल, वेयर एज इन अ लेफ्ट हैंड साइड इट इज सेड टू बी अ यूनिक हाइपरबोला, राइट। अच्छा, जब हम यूनिट सर्कल की बात करते हैं तो यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। इस रेडियस 1 के सर्कल के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से मुराद यहाँ पर ये था कि हम इस क्वाड्रेंट में रहते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट कर सकते हैं एज लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से प्लॉट करूँ, ठीक है, तो ये राइट एंगल प्लॉट होता था। और जो इस वक्त कंप्लीट रीजन है जो पिंक कलर पे यहाँ पर मौजूद है, हम इसे सर्कल का सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट हो रहा है। ये यहाँ पर एक थीटा एंगल, जिसे हम टी भी लिख सकते हैं या फिर थीटा लिख सकते हैं, एंगल प्लॉट होता है। इसके एक्स एक्सिस को यानी इस एक्सिस को कॉस थीटा या कॉस टी कहा जाता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। जबकि इसका जो वाई एक्सिस होता है विच मीन दिस एक्सिस, इट इज सेड टू बी अ साइन थीटा। एक्चुअली जब यूनिट सर्कल के अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट आर से स्टार्ट होता है, यानी आर कॉस थीटा या फिर टी, और इसी तरह से आर साइन थीटा या फिर टी। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो आर की वैल्यू 1 होती है, तो अंडरस्टूड है कि हम इसे यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आर की वैल्यूज यहाँ पर 1 थी। बिल्कुल इसी बिहाफ पर फिर हमने जाना यूनिट सर्कल को यूज़ करते हुए कि बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कॉस, साइन एंड टेन। फिर उसके ज़रिए से फर्दर 3 ड्राइव होते हैं जिसको हम कॉसेक, कॉट एंड कोसाइन कह रहे होते हैं, राइट। तो ये सिंपल डेफिनेशंस थी, इस बिहाफ पर हमने देखा। अब अगर मैं इस सेक्टर्स की बात करूं, यानी इस कंप्लीट रीजन की बात करूं जो इस तरह से आर्क में यहाँ पर मौजूद है, आई एम गोइंग टू इस फील्ड नाउ, ठीक है, इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर के लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है कुछ इस तरह से, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/2 थीटा। थीटा की जगह मैं टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस वक्त मैंने थीटा ही लिखा है, तो ये ए। अब अगर मैं थीटा को सेपरेट करूं यहाँ से, ठीक है, या फिर टी को सेपरेट करूं, तो थीटा की वैल्यूज बराबर हो जाएगी 2a की। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते रहेंगे तो जो एरिया होगा वो डबल होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उस एरिया के जो एरिया ऑफ द सेक्टर है। होप यू अंडरस्टैंड कि सेक्टर को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, यूनिट सर्कल को हम यूज़ करते हुए किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ड्राइव करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उससे ड्राइव होने वाले फार्मूलाज, फिर साथ ही साथ हमने उन्हें विजुलाइज भी किया, उसके इन्वर्स को भी विजुलाइज किया, और ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब हम बात करते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस के लिए। हाइपरबॉलिक फंक्शंस में जो फंक्शंस ड्राइव होते हैं उसका ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम ड्राइव करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से चीज़ें ड्राइव होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि हाइपरबॉलिक फंक्शन हाइपरबोला के ज़रिए से ड्राइव होता है, जो कि यूनिट हाइपरबोला कहलाता है। इसका मतलब है उसके लिए भी रेडियस की वैल्यूज़ 1 होगी। इस वक्त जो ब्लू लाइन है ये एक हाइपरबॉलिक फंक्शंस को प्लॉट होता हुआ यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट करने की कोशिश करें तो यहाँ से कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस ड्राइव होगा, और ये जो है ये एक थीटा यहाँ से एंगल बना रहा होगा जिसे हम टी भी कह सकते हैं या फिर टी कह सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 डिस्टेंस बन रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने यूनिट सर्कल में बनाया था।
तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेस्ड ऑन द यूनिट हाइपरबॉलिक इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ द कॉस एच थीटा और टी, जिसे हम कॉस हाइपरबॉलिक थीटा कहेंगे, और सेकंड जो है साइन हाइपरबॉलिक थीटा या फिर टी कहलाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आप इस लाइन को देखें जो मैं यहाँ पर इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू होगी, तो आप देखें कि ये लाइन जब ऊपर जाना शुरू होगी तो ये लाइन इस ब्लू लाइंस के साथ टच नहीं हो पाएगी, बल्कि ये एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन को फुलफिल करने लग जाएगा। हम जानते हैं कैलकुलस की डेफिनेशन पे एसिम्प्टोट्स ऐसी लाइन को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन की लाइन से टच नहीं हो, बल्कि वो उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यूज बढ़ना शुरू होगी, हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने एरिया पर इनफाइनाइट होते जाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू से एरिया को डबल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एरिया है वो बेस्ड ऑन द टी वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगा। अनबाउंडेड विच मीन इस टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम देखते हैं इस चीज को कि जैसे ही थीटा या फिर टी की वैल्यू को, थीटा या फिर टी की वैल्यूज को 45 डिग्रीज पर लेके जाया जाता है या उसके आगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट या फिर एसिम्प्टोट्स को फॉलो करना शुरू कर देगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर हम एरिया और थीटा के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं होता हुआ देखते हैं। इसी बिहाफ पर, जिस तरह से हमने यूनिट हाइपरबॉलिक के अंदर ये तमाम फॉर्मेशंस देखी, इसी बिहाफ पर जिस तरह से यूनिट सर्कल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फंक्शंस ड्राइव होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हाइपरबॉलिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए 6 हाइपरबॉलिक फंक्शंस ड्राइव होते हैं, जिसमें से 10 हाइपरबॉलिक फंक्शंस को एज अ डीप लर्निंग के अंदर हम एज अ एक्टिवेशन फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम समझते हैं कि हाइपरबॉलिक फंक्शंस किस तरह के होते हैं और उनकी वैल्यूज़ किस तरह से लिखी जाती है। ये कुछ फंक्शंस हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे। साइन एच एक्स या फिर साइन एच थीटा बराबर होता है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइड बाई 2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो हाइपरबॉलिक फंक्शन होते हैं, दैट इज सेड टू बी अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द स्पेशल टाइप ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप देखेंगे कि हर एक फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। और हम जान चुके हैं चैप्टर 5 में कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनके इनवर्स, इन अ फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें इन डेप्थ हम जान चुके हैं। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन स्पेशल टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब साइन हाइपरबॉलिक की जो वैल्यूज होती है इन अ फॉर्म ऑफ द फार्मूला एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 है। ये कैसे वैल्यूज आ रही हैं अभी हम जानेंगे बुक को फॉलो करते हुए। कॉस की वैल्यू सिर्फ प्लस के साथ होगी, टाइन क्योंकि साइन अपॉन एक्स के बराबर होता है, दोनों वैल्यूज लिखेंगे, जो चीज़ सिंप्लीफाई होकर कैंसिल हो जाएगी वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यूज इस तरह से लिखी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कॉसेक हम जानते हैं 1 अपॉन साइन होता है, सेम लॉजिक के साथ वैल्यूज लिखी गई और ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेक 1 अपॉन कॉस होता है, अल्टरनेटिव वे पर वैल्यूज लिखी गई, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये साइन अपॉन कॉस है तो ऊपर वैल्यू चली जाएगी तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ आप देखें यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज है। तो ये 6 वो हाइपरबॉलिक फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाया करते थे, लेकिन वाज़ेह है कि द बोथ आर नॉट सेम। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स द विजुअलाइजेशन एज लाइक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिल्कुल हाइपरबॉलिक सिंपल फंक्शंस को भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जब मैं बेसिक हाइपरबॉलिक फंक्शंस कॉस एच की बात करता हूँ, विच मीन इसके, तो इसमें आप देखते हो कि एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 है। तो जब इसकी विजुअलाइजेशन की जाती है तो ये ब्लू कलर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज को लेफ्ट और राइट से शो करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यूज ये रेड रीजन के साथ मौजूद है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट इस तरह से ड्राइव हो रही है जिस तरह से हम एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यूज़ को ड्राइव होता हुआ दिखते थे। लेकिन क्योंकि साइन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स के साथ है, ये माइनस के साथ थी और ये प्लस के साथ, तो यही वजह है कि हाफ पार्ट इसका थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ गया है और फर्स्ट जो पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मौजूद है, जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इस रेड, जबकि ये जो फंक्शन था वो ब्लू के कलर से था। द थर्ड वन इज़ अ ग्रीन। एज वी नो कि जो हमारे पास 10 का फंक्शन होता है वो फॉलो करता है साइन अपॉन कॉस को। तो साइन अपॉन कॉस के बिहाफ पर जो फंक्शन बन रहा है वो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जिस तरह से हम 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते थे। ठीक है, 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल उसी कर्व से यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। अब इन तीनों को
जो है वो कॉसेक सेक एंड कॉट के फॉर्म पे लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब 1 अपॉन वैल्यूज़ पे। तो जब मैंने राइट से कॉसेक को लिखा तो कॉसेक की बाउंड्री कुछ यूं बन रही है, ठीक है। अगर आप सेक को देखें तो ब्लू कलर है, जो इस तरह से एक हम बना रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज लाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर एज द लास्ट वन इज अ ग्रीन, दैट्स द कॉट। तो कॉट 2 पार्ट्स पर बेस करता है, विच मीन कॉस अपॉन साइन। तो हाफ रीजन जो है वो पॉजिटिव और हाफ रीजन नेगेटिव, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे दिखाया जा रहा है। अगर हम सेपरेटली तीनों को छो फंक्शंस को ब्रेक करके इंडिविजुअली देखें तो ये कुछ ग्राफ बन रहा है। सबसे पहले कॉस एच, ठीक है, सिंपली साइन एच एंड tan as like the tan inverse trigonometric, but this all about the hyperbolic function. sec जिसको अभी हमने normal distribution curve से similar किया but not a normal distribution, cosec hyperbolic and cot hyperbolic. अब बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से trigonometric functions पे हम functions के inverse बनाते थे, क्या मैं hyperbolic का भी inverse बना सकता हूँ, which mean as like this, या फिर ARC sin h cot h cosec h cos x एंड so on। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी कि जो वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पे है तो ये वैल्यूज़ जब इसका इन्वर्स किया जाएगा तो ये इस डायरेक्शन पे मूव होगी और ये इस डायरेक्शन पे मूव होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये शायद कुछ यूँ होने लगे और ये शायद कुछ यूँ होने लगे, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ इन्वर्स, इसकी वैल्यू इन्वर्स। बुक पे चलते हैं, बुक के टॉपिक्स को, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से हाइपरबॉलिक फंक्शंस हमें समझ में आ जाए। वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों देख रहे होंगे। 5.8 हाइपरबॉलिक फंक्शंस का है और सबसे पहले अगर फर्स्ट ग्राफ को हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, सो इट्स मेंशन हियर कि इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इट्स मेंशन हियर इट्स अ स्पेशल क्लास ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, right, called the hyperbolic function. The name hyperbolic functions across from comparison of the area of the semicircle region. That's a very important thing कि comparison के तौर पर इस्तेमाल होता है semicircle यानी complete circle का half part as shown in a figure, अभी हम देखेंगे, with the area of the region under a hyperbola, यानी half circle के अंदर वो region जो hyperbolic रीजन को या हाइपरबॉलिक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे 5.36 में ये चीज़ दिखाई जा रही है। द इंटीग्रल फॉर द सेमी सर्कल रीजन इन्वॉल्व एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है। अब वो क्या होता है वो अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि उसके इंटीग्रल पार्ट कैसे निकाला जा रहा है। पहले तो हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो ये हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल को अगर आप देखें तो ये एक हाइपरबॉलिक शेप बना रहा है, ठीक है, और x² + y² इज इक्वल टू 1। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहाफ पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यूज 1 के बराबर होती है। लेकिन जब मैं x² - y² इक्वल टू 1 करता हूं तो ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का है, ये हाइपरबॉलिक पार्ट को जो है वो प्रूव करता है कि x² - y² बराबर होता है 1 के। हाइपरबॉलिक में यहाँ पर -x² + y² दिखाया गया, तो मैं इसको रिवर्स करके x² - y² लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे इस तरह से कर्व में दिखाया गया। तो ये एक हाइपरबॉलिक फंक्शन है। फिर यहाँ पर फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ बताई जा रही है, जिस तरह मैं स्लाइड्स पे बता चुका हूँ, बिल्कुल वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखकर दिखाई गई है। और अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हमें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल के यूजेज को इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे फॉर्मूले के ड्राइव होने के लिए। सो द ग्राफ ऑफ द 6 हाइपरबॉलिक फंक्शंस एंड देयर डोमेन एंड रेंज आर शोन इन अ 5.37. नोट दैट द ग्राफ ऑफ sin hyperbolic x can be obtained by adding the corresponding y coordinates of the exponential functions f of x equal to 1 upon 2 exponential x and g of x is equal to -1 upon 2 exponential minus x. ये दो coordinates हैं y axis के, जिसे ऐड करने के बाद हम sin hyperbolic functions की values को get कर पाएंगे. Likewise, the graph of the cos hyperbolic can be obtained by adding the corresponding y coordinate of the exponential function this and this one. ठीक है, कि ये नेगेटिव के साथ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव के साथ है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स किस तरह से बन रहा है। देखो, फर्स्ट फंक्शन था एक्सपोनेंशियल x डिवाइड बाय 2। तो जब इसे प्लॉट किया गया ना, तो ये डॉटेड एरिया, ये डॉटेड एरिया, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, ठीक है, ये डॉटेड एरिया इस वक्त यहाँ पर आ रहा है। फिर सेकंड फंक्शन था नेगेटिव एक्सपोनेंशियल -x डिवाइड बाय 2, तो ये था। इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया जाएगा तो ये वही फंक्शंस बनाएगा जो फंक्शंस अभी हमने स्लाइड पे भी देखा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम cos x की। तो cos x में पहला फंक्शन था एक्सपोनेंशियल -x डिवाइड बाय 2 और फिर था एक्सपोनेंशियल x डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव का। तो ये रहा पहला फंक्शन, ये रहा दूसरा फंक्शन, दोनों को ऐड करो, ये ब्लैक लाइन बन जाएगी और यही हमारा cos x का फंक्शन बन रहा था।
10 के लिए हम साइन और कॉस दोनों को इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से इसका ये कर्व बन जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ वही होगी जो हम स्लाइड्स पे देख चुके हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने वो वैल्यूज़ को अपने पास ज़रूर सेव किया होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेम लॉजिक फॉर द 1/sin h, ठीक है, h एंड x, सेम वैल्यूज़ लिखूंगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो जो भी फॉर्मूला ड्राइव होगा वो इस तरह से यहाँ पर प्लॉट हो रहा होगा बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ पर, ठीक है। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट्स डोमेन एंड रेंज वैल्यूज़, ठीक है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेटिक्स में थे बिल्कुल इसी तरह से हाइपरबोलिक के अंदर भी हैं डोमेन वैल्यूज़। सेक के लिए 1/cos का इस्तेमाल किया गया और 10 के लिए कॉट के लिए 1/10 जो कि cos/sin बन जाएगा, तो डोमेन एंड रेंज वैल्यूज़ इसकी भी यहाँ पर लिख के दिखाई जा रही है। तो भी अंडरस्टैंड कि 6 ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस किस तरह से ड्राइव होते हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज वैल्यूज़ किस तरह से लिखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम ट्रिग्नोमेटिक में देखते थे। बस फ़र्क ये है कि हाइपरबोलिक यूनिट हाइपरबोलिक को ये यूज़ करता है और ट्रिग्नोमेटिक्स जो हैं वो यूनिट सर्कल को यूज़ करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके हवाले से मैंने अभी ऊपर बताया था कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -y² बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो कॉस जो है वो एक्स एक्सिस पे और साइन वाई पर होता है, यही चीज़ लिखी गई है और यहाँ पर उसे ड्राइव करके दिखाया गया है। देखो कॉस के फार्मूले की वैल्यू और साइन के फार्मूले की वैल्यू दोनों को अलजेब्रिक फॉर्म पर सॉल्व किया गया, 4/4 आया एंड वैल्यूज़ 1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर प्रूफ होकर दिखाया जा रहा है कि इनकी वैल्यूज़ 1 के बराबर कैसे होती हैं। इसी तरह से अगर 2 sin हाइपरबॉलिक x एंड cos हाइपरबॉलिक x लिखा जाए तो उसकी वैल्यू sin h2 आती है। कैसे वैल्यूज़ लिखी गई, सिंप्लीफाई किया गया तो यहाँ पर प्रूव हो गया। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेटिक के अंदर आइडेंटिटीज़ होती थी, बिल्कुल इस तरह से हाइपरबॉलिक फंक्शंस में भी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसको हम प्रूफ कहते हैं, ठीक है। इस बिहाफ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेटिक्स की या हाइपरबॉलिक की, तो वहाँ पर एजम्पशंस किया जाता है इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेस पर। तो cos स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर नेगेटिव के साथ जो है वो 1 के बराबर होता है, tan sec प्लस के साथ 1 के बराबर होता है, cot एंड माइनस cosec 1 के बराबर होता है। अगर साइन स्क्वायर है तो ये नेगेटिव 1 प्लस cos हाइपरबॉलिक 2x डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। cos 2x तो ये तो अभी हमने इसकी वैल्यूज़ भी ड्राइव होते हुए देखी, तो ये इसके बराबर होता है। फिर इसी तरह से साइन x प्लस वाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस और साइन के साथ इनके यहाँ पर प्रूफ लिखे हुए चूँकि इसके बराबर होता है। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स जो है 1 प्लस कॉस h 2x प्लस 2, बिल्कुल इसके पैरेलल अगर देखें तो साइन और कॉस के साथ दिखाया जा रहा है। जिस तरह से साइन हाइपरबॉलिक 2x इसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबॉलिक जो है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखने की ज़रूरत है ताकि बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आप इसे सॉल्व कर सकें। द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपके पास हाइपरबॉलिक फंक्शंस होती हैं तो आप उसे इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। सो देयर आर द रूल्स फॉर द डेरिवेटिव और द इंटीग्रल, दैट्स द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस एज वी नो, कि अगर हमें हाइपरबॉलिक के सिंपल फंक्शंस दिया जाए इन अ फॉर्म ऑफ द u, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। u की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएट करते वक्त जो फंक्शन होता है उसकी तो डिफरेंशिएट वैल्यूज लिखी जाती है, साथ ही साथ du/dx भी लिखा जा रहा होता है। तो अगर साइन हाइपरबॉलिक u के साथ है तो cos के साथ u बार लिखा जाएगा, cos के साथ है तो साइन और फिर u बार, tan का sec हाइपरबॉलिक स्क्वायर होगा, cot का cosec स्क्वायर नेगेटिव का होगा u बार के साथ, sec का sec एंड tan u बार होगा, जबकि cosec x का cosec cot u बार होगा नेगेटिव के साथ। इसी चीज़ को अगर आप इंटीग्रल में देखें इंटीग्रेट पे तो cos का साइन होता है प्लस c, इसी तरह से साइन का cos होता है sec हाइपरबॉलिक स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्वायर हाइपरबॉलिक पे रिमेंबर उसका tan h हो जाएगा, ठीक है। cosec हाइपरबॉलिक स्क्वायर है तो माइनस का cot sec एंड tan है तो sec प्लस c हो जाएगा, cosec एंड cot अगर है तो माइनस cosec प्लस c इंटीग्रल लिखा जाएगा। सो ये वी नीड टू रिमेंबर दीज ऑल टर्म्स in a form of the derivative and integral because based on these values we can remember and solve the questions, right? तो इसकी प्रूवमेंट भी मौजूद है, we are not discuss about that, just jump to the questions to understand more thing about। तो हमें एक फंक्शंस दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें वेरी सिंपल, अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएट पे साइन हाइपरबॉलिक जो है, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक इसका तो कॉस का होता है, ठीक है। अब अगर मैं इंटरनल पार्ट देखूं तो इंटरनल पार्ट पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर 2x लिख दिया गया, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्योंकि थीटा की वैल्यू है तो बिल्कुल इसी तरह से लिख दी गई, राइट, ठीक है। ये सेपरेटली नहीं है बल्कि थीटा के पार्ट का, जिस तरह से
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे होते थे। द बी वेरी सिंपल, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, अगर क्योंकि ये ln के साथ है तो बेस्ड ऑन द ln वैल्यूज हम इसे साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और साइन अपॉन कॉस जो है वो 10 के बराबर होता है, सो दैट विल बी द आंसर। अब यहाँ पर जो है वो दो फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं नेगेटिव के साथ, एक है एक्स हाइपरबॉलिक साइन एक्स और एक है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स नेगेटिव के साथ है। तो अगर मैं इस पार्ट को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ठीक है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइन को देखें यानी एक्स को करें तो एक्स को जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो बच जाएगा साइन एच, तो यहाँ पे लिख दिया साइन एच, ठीक है। माइनस वैसे ही रहा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बची ये कैंसिल हो गया, सिंपल एक्स कॉस एक्स, दैट विल बी द आंसर। तो वेरी सिंपल थिंक कि हमने हाइपरबॉलिक के 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व होता हुआ देखा, दैट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे। बिल्कुल जिस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस को देखते थे कि हम मिनिमा और एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए सॉल्व करते थे, बिल्कुल इसी तरह से हाइपरबॉलिक फंक्शंस को भी हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीमा या मिनिमा वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है रिलेटिव एक्सट्रीमा वैल्यूज़ है फंक्शंस की, एक्स माइनस वन कॉस हाइपरबॉलिक एक्स नेगेटिव साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। ये फंक्शंस था, इस फंक्शन को हमने विजुलाइज किया तो ये इस तरह से विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है वो अभी हम देख चुके हैं, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज आ गई। अब हम क्रिटिकल नंबर्स देखते हैं कि x की वैल्यू 1 और 0 पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव सेटिस्फाई हो रहा है 0, -1 पर। तो 0, -1 ये एक क्रिटिकल वैल्यूज बन रही है, और सेकंड वैल्यूज जो बन रही है वो ये बन रही है कि 1 x की वैल्यू है, नेगेटिव साइन हाइपरबॉलिक 1 वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है, 2 वैल्यूज हमें मिल रही है। तो बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है, अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ें तो हमें ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सो दैट क्रिटिकल नंबर एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, सारी चीज़ें हम जान चुके हैं चैप्टर 2-3 के अंदर, क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ग्राफ को कैसे विजुलाइज किया जाता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सो यू कैन वेरीफाई दैट द पॉइंट 0-1 yield a relative minimum and the point 1 minus साइन हाइपरबॉलिक 1 yield a relative minimum। यानी पहले तो हमें रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज मिली, ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यूज मिली और ये मिनिमम वैल्यूज मिली, ठीक है, एज शोन इन अ फिगर जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ट्राई यूजिंग अ ग्राफिकली यूटिलिटी कन्फर्म दिस रिजल्ट एज योर ग्राफिकली यूटिलिटी डजंट हैव अ हाइपरबॉलिक फंक्शंस, यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज फॉलोज। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस्तेमाल करें तो हम इसको कंप्लीटली हाइपरबॉलिक बना सकते हैं। तो f डबल बार इज लेस देन 0, सो 0-1 इज अ रिलेटिव मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जब 1 वैल्यूज की तो ग्रेटर देन 0 है, सो 1, माइनस साइन हाइपरबॉलिक 1 इज अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज। तो फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं x-1 1/2 के साथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x, साइन की वैल्यूज लिखी जा रही है और यहाँ पर जो कॉस बच रहा था उसकी वैल्यूज लिखी जा रही है, सॉल्व किया गया एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो व्हेन अ यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल केबल सच एज द टेलीफोन केबल्स वायर, ये सेकंड एग्जांपल्स की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर हम केबल्स के पावर केबल्स के प्रॉब्लम को देख रहे हैं, जब क्योंकि हम जब केबल्स को बाइंड करते हैं पोल के साथ तो वहाँ पर भी हम इस तरह से केबल्स को प्लॉट होता हुआ देखते हैं कि वो एक हाइपरबॉलिक फंक्शंस बना रहा होता है, एज लाइक यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है, क्या है इस चीज़ को समझते हैं। द क्वेश्चन सेज पावर केबल आर सस्पेंडेड बिटवीन टू टावर्स के दरमियान पावर केबल सस्पेंड है फॉर्मिंग अ कैटेनरी शोन इन अ फिगर। कैटेनरी का मतलब ये होता है कि केबल्स को जिस तरह से हम बांधते हैं तो वो जो एक चेन बनाता है उस चेन डिज़ाइन को कैटेनरी कहा जा रहा है। तो इस बिहाफ पर जो इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी है वो रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू a cos हाइपरबॉलिक x अपॉन a। सो द डिस्टेंस बिटवीन अ टू टावर इज 2b, फाइंड द स्लोप ऑफ द कैटेनरी एट द पॉइंट वेयर द केबल मीट द राइट हैंड टावर। तो जो टावर की डिस्टेंस है वो तो 2b है, लेकिन हमें स्लोप मालूम करना है उस कैटेनरी की बिटवीन वेयर द केबल मीट द राइट हैंड टावर। तो राइट हैंड टावर को जब वो मीट कर रहा है उस वक्त उसकी कैटेनरी की स्लोप वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम अपने ओरिजिनल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आ गई साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन a। सो एट द पॉइंट b, a cos हाइपरबॉलिक b अपॉन a, the slope from the left side, which means this one, the left side is given by m equal to sin hyperbolic b upon a। तो इस वक्त इस कर्व वैल्यूज पर जो स्लोप वैल्यूज बनेगी बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी इज sin hyperbolic b upon a। So that's all about the understanding of the hyperbolic functions।
in a form of the integral, differentiate and the real life problem, but there is one of the important concept are remaining, that is said to be a inverse of the hyperbolic function. That's a very important thing. As like the trigonometric functions, hyperbolic functions के भी inverse functions मौजूद हैं. किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफिकली, और उसके क्वेश्चंस इन अ फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस कैसे आते हैं उसे डिस्कस करते हैं. ओके, पेज 395 पर मौजूद हूँ और इसमें फिगर 5.41 है जिसमें ये तमाम हाइपरबॉलिक फंक्शंस को इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्स दिखाया जा रहा है. तो इसे हम कंपेयर करते हैं. सबसे पहले सिंपल हाइपरबॉलिक फंक्शन से मैं कोशिश करता हूँ कि इमेज को इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक करूँ ताकि समझना आपके लिए आसान. ठीक है, सबसे पहले तो हम मिड वाली की बात करते हैं, साइन. तो मैंने जब ड्रॉ कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये जो पार्ट है, जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है यहाँ पर y = x के साथ, तो जो मिरर लाइन होती है वो एक दूसरे को क्या कर लेती है, इन्वर्स कर लेती है. तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा, ये पहले देखो ऊपर की तरफ था, तो ऊपर होने की वजह से ये नीचे की तरफ आ गया, ऐसा ही हो गया. ठीक है, ये वाले पार्ट को देखो तो ये इस तरह से बैंड हुआ हुआ है नीचे की तरफ, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ. तो इस तरह से ये इस पार्ट का क्या बन गया, इन्वर्स बन गया. हम देखते हैं कि जब किसी भी फंक्शंस को हम फंक्शन कह रहे होते हैं तो उसमें टेस्टिंग की जाती है कि एक्चुअली क्या वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से गुजर रहा है. ठीक है, तो ये फंक्शन. और जब फंक्शंस के हम हॉरिजेंटल टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए चेक किया जाता है क्या वो एक हॉरिजेंटल वर्टिकल के बाद हॉरिजेंटल लाइन को भी पास कर रहा है. जी हाँ, देखो वर्टिकल के बाद हॉरिजेंटल पे भी ये पास हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, वर्टिकल हॉरिजेंटल. लेकिन अगर यही काम मैं कॉस के लिए करूंगा तो ये वर्टिकल तो पास हो रहा है लेकिन हॉरिजेंटल पास नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से दो पॉइंट को टच कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने डोमेन या रेंज को शॉर्ट करना होगा, और जब मैं शॉर्ट करूंगा तो सक्सेसफुली मैं कॉस को भी इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा. ठीक है, अब लॉजिकली क्या होगा इसका पर्पस, ये किस तरह से हो सकता है, इसे समझते हैं. देखो, अब जब मैं कॉस के लिए ये काम करता हूं तो कॉस के लिए क्या किया गया, जो डोमेन रेंज वैल्यू थी, रेंज वैल्यू को पॉजिटिव से सिर्फ 0 इन्फिनिटी लगा गया, नेगेटिव पार्ट को लिया ही नहीं गया. तो जब इस पार्ट को सिर्फ मैंने लिया तो इसका रिवर्स कुछ यूं हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है, अगर आप बगौर देख रहे हो ये पार्ट इस तरह से नीचे है ना, तो ये अब ऊपर चला जाएगा. देखो यहाँ पर ऊपर चला गया, तो रेंज वैल्यूज क्या कर दी गई, 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, और जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी ही रिप्रेजेंट करेगा. अगर आप कंपेयर करो 10 को, तो 10 बिल्कुल इस तरह से कर्व के साथ है. ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उसका इन्वर्स करता हूँ इस लाइन को बनाकर, यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा. देखो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या ये इस तरह से बन जाएगा यूं, और ये नीचे आया तो ये इस तरह बन गया. और अगर मैं इसको ओरिजिनली से प्लॉट करूं तो ये कुछ यूं था, ये कुछ यूं था, ऐसे ही था ना भाई, यूं. तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया. और इसमें टेस्टिंग करो तो ये वर्टिकल लाइन को भी पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पास कर रहा है. तो उसका मतलब है ओरिजिनली फंक्शंस के ब्याह पे इसका इन्वर्स पॉसिबल है. ठीक है, इसके बाद था हमारे पास सेक एक्स कुछ इस तरह से था. ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर ये हम जो है वो ग्रिप नहीं कर पाएंगे इसे. तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डोमेन रेंज लेनी पड़ेगी. तो अगर आप सेक एक्स को देखो तो देखो सेक एक्स में सिर्फ एक डायमेंशन इसको लिया गया, इस पार्ट को. ठीक है, इस पार्ट को ये नीचे की तरफ है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर. ये देखो ये ऊपर चला गया सेक एक्स. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कॉसेक एक्स. तो कॉसेक एक्स ये रहा, कॉसेक एक्स की वैल्यूज को देखो तो 2 डायमेंशन पे, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को ही टच कर रहा है भाई, दोनों को पास कर लेगा. ठीक है, तो देखो दोनों तरफ ही दोनों की वैल्यूज को रिवर्स कर दिया गया, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करूं तो ये चीजें ऊपर की तरफ है. ठीक है, और ये नीचे की तरफ है. तो ये इसी फॉर्म पर ही क्या कर रहा है, टेस्ट को वेरीफाई कर रहा है, रिवर्स में भी और ओरिजिनल में भी. ओके, इसके बाद हमारे पास है आई एम गोइंग टू सी इट कॉट, राइट. बिल्कुल इसी तरह अगर हम कॉट को देखें तो कॉट की ओरिजिनल इमेज जो सिंपल फंक्शंस पे है वो इस तरह से कर्व में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे, जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे y = x के साथ, तो ये बेंड होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और ये नीचे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा. तो देखो यहाँ पर हो गया, और रेंज वैल्यूज -∞ to 0 एंड 0 to ∞ रहेगी. इस तरह से हमने फंक्शंस की विजुअलाइजेशन भी देख ली कि उसको इन्वर्स करके जिस डिस्प्ले करवाया जाता है तो वो किस तरह से होता है. अब हम इनकी स्पेसिफिक फार्मूलाज की वैल्यूज़ देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ लिखी किस तरह से जाती है और डोमेन वैल्यूज़ किस तरह से डिसाइड होती है. जब हम साइन हाइपरबॉलिक x की बात करते हैं तो ये बराबर होता है ln x प्लस √x² + 1 के, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ होती थी. डोमेन -∞ to +∞ है. कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स सेम वैल्यूज़ के साथ होगी, बस प्लस की जगह पर नेगेटिव आएगा. कॉस के बाद 10 जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, -∞ to +1 to +1 डोमेन के साथ. कॉट की वैल्यूज़
सेक एंड कॉसेक की वैल्यूज़ यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ द इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस मौजूद है. वी नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू टू सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है, जब ये वैल्यूज़ आपको मेमोराइज होंगी तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. लेकिन जिस लेवल तक हमें बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के फॉर्म पर इन चीज़ों को समझना था, वो हम यहाँ पर समझ चुके हैं. किस तरह से चीज़ें विजुलाइज हुई, किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाएगा. अब यहाँ पर जो एक चीज़ हमें मिलती है डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे, वहाँ पर हम एक्टिवेशन फंक्शन पर डिस्कस करते हैं tan(h) को. तो जब टेंजेंट h या टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्टिवेशन फंक्शंस की जब बात होगी, एक्टिवेशन फंक्शन की बात होगी, तो अब आप बता सकते हो कि ये tan(h) कहाँ से ड्राइव होकर आया. ठीक है, इसकी वैल्यू -1 से +1 क्यों कही जाती है? क्यों कही जाती है? क्योंकि इसका ग्राफ जब प्लॉट होता है tan(h) का, जो कि हमने यहाँ पर देखा भी है, दिस वन, वो इस तरह से प्लॉट होता है कि इसकी डोमेन वैल्यूज़ रेंज वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है. यही वजह है कि इस तरह की वैल्यूज़ जो -1 से +1 के दरमियान होती है, उसके लिए हम tan हाइपरबॉलिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन 6 फंक्शंस में आप दूसरा कोई फंक्शन नहीं देखते जो -1 से +1 की वैल्यूज़ के रेंज को ले, बल्कि या तो वो 0-1 ले रहा होता है, या ∞, 2 या 1 लेता है. इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं. तो इस फंक्शंस को एज अ एक्टिवेशन फंक्शन, यही वजह इस्तेमाल किया जाता है. तो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाइपरबॉलिक फंक्शंस फ्रॉम द स्क्रैच. हमें जाना एक एक चीज़ें. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. इसी तरह से जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.